तो आज इस यूनिट में ईडियम्स अपन स्टडी करेंगे। ईडियम्स होते क्या हैं, कैसे यूज होते हैं और उनका ग्रामेटिकली करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। चलिए देखिए, ईडियम्स एंड मीनिंग। ईडियम्स देखें, उसका मीन कैसे पता करेंगे। देखिए, ईडियम्स आर एक्सप्रेशंस, ये एक ऐसे एक्सप्रेशन या ग्रुप ऑफ वर्ड होते हैं विच हैव अ मीनिंग दैट इज नॉट ऑब्वियस फ्रॉम द इंडिविजुअल वर्ड्स। जो इसके अलग अलग जो वर्ड हैं उनसे क्लियर उसका मीन नहीं होता है कि हम बैंड को देखकर या राउंड द बैंड को देखकर हम इसका मीन निकाल दें, या ड्राइव समवन को देखकर मीन निकाल दें। इंडिविजुअल यानी किसी भी वर्ड से इसका मीन गैस नहीं किया जा सकता, क्लियर नहीं होता या पता नहीं कर सकते इसका। तो देखिए कैसा होगा। फॉर एग्जांपल देखिए, द ईडियम्स, द ईडियम दिया गया उन्होंने, द ईडियम, ये जो ईडियम है, ड्राइव समवन राउंड द बैंड। तो इसको पहले स्टडी करते हैं। ये वर्ब हो गई आपकी। समवन, यहाँ पर कोई व्यक्ति आप यूज कर सकते हो, लेकिन ये ध्यान रखना वो ऑब्जेक्ट रूप में यूज होगा, क्योंकि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन अगर आएगा, नाउन आ जाएगा, लेकिन ही नहीं आ सकता, हिम होगा आपका, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के प्लेस पर वर्ब के बाद जो भी प्रोनाउन आएगा ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा या नाउन के रूप में आएगा। तो ये वर्ब है आपका। उसके बाद समवन, समवन के बाद किसी व्यक्ति को आप यहाँ यूज कर सकते हो, लेकिन समवन का मतलब समवन ही यूज होगा, कोई समथिंग, कोई चीज नहीं आएगी यहाँ पर, ये ध्यान रखना। राउंड द वेंड में कोई भी चेंज नहीं होगा, केवल यहाँ पर ये वर्ब आपकी फॉर्म में चेंज हो सकती है, किसी भी फॉर्म में जा सकती है, जैसे आप जिस टेंस में यूज कर रहे हो इस ईडियम को। इसका मीन क्या है? इसका मीन है मेक समवन एंग्री और फ्रस्ट्रेटेड, किसी व्यक्ति को नाराज कर देना या बहुत चिढ़ा देना उसको। तो अब इसमें किसी को नाराज कर देना या फ्रस्ट्रेटेड कर देना, तो इसमें किसी भी एंगल से, किसी भी इंडिविजुअल वर्ड से आप इसका मीन गैस नहीं कर सकते। देखिए आप, ड्राइव समवन, राउंड द बेंड, कि राउंड द बेंड, किसी को ड्राइव करना, और राउंड द बेंड, मोड़ देना कहीं से, ऐसा कहीं से भी वर्ड आपको जो है ऐसा नहीं दिख रहा जिसका ये मीन हो सकता है। तो ईडियम कहने का मतलब ये कि ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका इंडिविजुअल वर्ड से आप कोई मीन गैस नहीं कर सकते, पता नहीं कर सकते, तो ये ईडियम्स होंगे, यानी कहावतें होती हैं। वर्ड कुछ, ग्रुप कुछ और होता है, वर्ड कुछ और होते हैं, मीन कुछ और होता है। बट वी कैन नॉट नो जस्ट बाय लुकिंग एट द वर्ड्स। तो उन्होंने कहा कि हम ये नहीं जान सकते केवल वर्डों को देखकर, हम पता नहीं कर सकते उसका मीन क्या है। द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड इन ईडियम is to use it in context। किसी कॉन्टेक्स्ट में आप इसे यूज कर कर, बहुत अच्छा तरीका है उसको याद करने का या उसको समझने का, कि उसे किसी सेंटेंस में या किसी कॉन्टेक्स्ट में आप यूज करें। फिर आप जो भी उसके क्लू है या उस सेंटेंस के सेंस को थोड़ा गैस करके आप थोड़ा सा वहाँ अंदाज़ा लगा सकते हो। जैसे यदि कोई कहता है, इन्होंने कहा, इफ समवन सेज, यदि कोई ये कहे कि दैट नॉइज इज ड्राइविंग मी राउंड द बैंड, ये जो आवाज़ है मुझे ड्राइविंग मी राउंड द बैंड कर रही है। इट इज़ सो अनोइंग, ये बहुत ज़्यादा चिढ़ा देने वाली है। तो थोड़ा सा गैस हो रहा है वहाँ पर, ये हो रहा है, अपन ये अनुमान लगा सकते हैं कि कोई वो नॉइज़ है वो दिक्कत दे रही है, क्योंकि यहाँ से क्लियर है, यानी जो आवाज़ है वो थोड़ा अनोइंग है, तो प्रॉब्लम हो रही है। तो इसका कहीं ना कहीं अपन ये पता कर सकते कि इस ईडियम का नेगेटिव कोई इफेक्ट है, जिस वजह से उसने बाद में ये सेंटेंस यूज़ किया है कि ये आवाज़ से प्रॉब्लम हो रही है। तो थोड़ा सा हमने गैस कर लिया यहाँ से। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम इस वर्ड को पहले देखते, अगर हम इस वर्ड को पहले देखते, भाई कोई इधर उधर कोई ऐसा सेंटेंस नहीं होता जिससे ये मीन गैस कर सके, तो डायरेक्ट अगर आपको ये फ्रेज मिल जाए तो नहीं क्लियर होगा भाई क्या इसका मीन है। लेकिन अगर ये किसी कॉन्टेक्स्ट या सेंटेंस में यूज़ कर दिया, उसके बाद में अगर कोई सेंटेंस दूसरा यूज़ है, यानी ये पूरा सेंटेंस लिख दिया, थोड़ा गैस हो जाएगा आपका, उसे थोड़ा सा अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इसका थोड़ा ये मीन हो सकता है इस संदर्भ में। अब देखिए, देन द टेक्स्ट एंड कॉमन सेंस टेल्स अस दैट,
तो उसका कोई कॉमन सेंस, जैसे आपने वो अर्थ देखकर पता किया, वो कॉमन सेंस आपको ये तो बता देगा कि ड्राइव राउंड द बेंड मीन्स समथिंग डिफरेंट फ्रॉम ड्राइविंग अ कार। अब ये कॉमन सेंस यहाँ पर ये है कि भाई ये सेंटेंस देखकर आपको ये तो अंदाज़ा लग गया होगा कि इसका ये तो मतलब नहीं हो सकता कि भाई कि कोई कार ड्राइव करना या उसको रोड पर कर्व कर देना, ऐसा यहाँ कोई सेंस नहीं है, क्योंकि ऐसा दैट नॉइज़ को देखकर। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर ऐसे वर्ड्स को देखकर आप नहीं पता कर सकते और नहीं अंदाज़ा लगा सकते। द कॉन्टेक्स्ट टेल्स अस द नॉइज इज अनोइंग। अब कॉन्टेक्स्ट ये कहता है कि जो आवाज़ है वो थोड़ा दिक्कत दे रही है, चिढ़ा देने वाली है। दैट्स हैविंग एन इफेक्ट ऑन द पर्सन हियरिंग इट, जिसका इफेक्ट उस व्यक्ति पर पड़ा है जो उसे सुन रहा है। इसका मतलब ये है कि वो आवाज़ उस व्यक्ति को परेशान कर रही है। तो थोड़ा सा अंदाज लगा लिया उसका, अगर वो कॉन्टेक्स्ट में यूज़ हो रहा है तो ठीक है। वैसे नहीं यूज़ होगा अगर डायरेक्ट दे दिया। आगे देखिए, तो ये तो ईडियम होंगे आपके, यानी वो वर्ड का ग्रुप जिसके इंडिविजुअल वर्ड से हम पता नहीं कर सकते कि जो है उसका क्या सेंस हो सकता है, जब तक कि उसे किसी कॉन्टेक्स्ट वगैरह में यूज़ ना हो, किसी सेंटेंस में यूज़ ना किया जाए, तो थोड़ा सा हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब देखिए टाइप ऑफ ईडियम्स, ईडियम्स के कितने टाइप हो सकते हैं, यानी वो वर्ड या वर्ड के कोई भी ग्रुप आपका ले लीजिए, चाहे प्रपोजिशनल फ्रेज ले लीजिए, सिमली ले लीजिए, ठीक है, बाइनोमाइल ले लीजिए या ट्राइनोमाइल ले लीजिए, ठीक है, बाइनोमियल ले लीजिए, ट्राइनोमियल ले लीजिए, सिमली ले लीजिए, कंपाउंड या प्रपोजिशनल फ्रेज ले लीजिए, या कोई सेंटेंस ले लीजिए या कोई फ्रेज ले लीजिए, उसका इंडिविजुअल वर्ड से हटकर अगर कोई मीन निकल रहा है जिसे पता नहीं कर सकते उसके इंडिविजुअल वर्ड से, तो वो इडियोमेटिक फ्रेज हो गया। अब देखिए यहाँ पर फॉर्म दिया गया है, ये स्ट्रक्चर है और ये वो आपके इडियोमेटिक फ्रेजेस हैं, इसके ये मीन लिखे हुए हैं इधर से। तो देखिए ये जो फ्रेज बना हुआ है ये इस स्ट्रक्चर से बना हुआ है। इसमें पहले वर्ब है, आगे हियर वर्ब किल, इसके बाद ऑब्जेक्ट है, ठीक है, टू वर्ड्स, ये ऑब्जेक्ट हो गया, फिर कॉम्प्लीमेंट हो गया आपका, या कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, फिर उसके बाद कोई एडवर्बियल होगा, तो ठीक है एडवर्बियल हो गया विद वन स्टोन। तो ये आपका जो है फ्रेज हो गया, ठीक है। अब ये इस फ्रेज का क्या मीन है, किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, एक तीर से दो शिकार। जैसे अपन हिंदी में एक तीर से दो शिकार, तो इंग्लिश में किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, यानी प्रोड्यूस टू यूजफुल रिजल्ट्स बाय जस्ट डूइंग वन एक्शन। किसी एक एक्शन से कोई दो रिजल्ट निकले, यानी एक तीर से दो निशाने, काम एक किया और परिणाम दो निकले, तो इसका ये मतलब है। तो यूज कैसे होगा, ये यूज होगा एक जर्नल सेंटेंस बनाकर यूज होगा, किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते अपन, ठीक है, ये वैसा ही रहेगा, इसे वर्ब की तरह यूज करना और सेंस उसका ये निकलेगा। क्लियर है, पहला ये इस स्ट्रक्चर से बना हुआ है। अब प्रपोजिशनल कुछ ऐसे फ्रेजेज होते हैं जो बिल्कुल इडियोमेटिक मीन देंगे आपके, जैसे इन द ब्लैंक ऑफ एन आई, ब्लिंक का मतलब है थोड़ा पलक झपकना, ब्लिंक, तो इसका मीन है, ये प्रपोजिशनल फ्रेज है क्योंकि प्रपोजिशन से स्टार्ट है आपका, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। इसका मीन है एन एक्सट्रीमली शॉर्ट टाइम, बहुत ही कम समय में, यानी पलक झपकते। तो ये आपका प्रपोजिशनल फ्रेज, यानी प्रपोजिशनल फ्रेज के तरीके से यूज होगा, ठीक है, यानी एडवर्बियल तरीके से यूज होगा ये, तो इसका ये मीन है। लेकिन हम इसको पता नहीं कर सकते इंडिविजुअल वर्ड से, ये इसका मीन ये। कंपाउंड देखिए, कंपाउंड, कंपाउंड का मतलब है कोई दो नाउन या नाउन फ्रेज मिलकर आपका कोई इडियोमेटिक आपका वो निकालें। तो देखिए अ बॉन ऑफ कंटेंशन, यानी समथिंग विच पीपल आर्ग्यू एंड डिसएग्री ओवर, यानी एक ऐसा डिसएग्रीमेंट जिस पर लोग बाग सहमत ना हो, इसका ये मतलब है। ये नाउन है आपका, क्योंकि कंपाउंड नाउन होता है, तो ये नाउन है, अ बॉन ऑफ कंटेंशन। क्लियर है, तो ये इसको एज अ नाउन यूज होगा सेंटेंस में। अब ये तो अभी पहचानिए
कि कैसे कैसे टाइप हो सकते हैं ईडीएम के, फिर इसका यूज़ आगे आएगा। एज अ नाउन यूज़ होगा तो कैसे होगा, एज अ वर्ब यूज़ होगा तो कैसे होगा, प्रपोजिशन अगर फ्रेज है तो कैसे यूज़ होगा। ठीक है, चलिए। सिमली, ये इसका फोनेटिक डिस्क्रिप्शन है कि कैसे बोला जाता है सिमली, यानी ये जो आपका ये ऊपर ये कॉमा सा दिख रहा हुआ है, ये स्ट्रेस है आपका। स्ट्रेस का मतलब सिमली, सा पर थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेस है ऊपर अगर है ये सिमली, तो ये सिमली है। सिमली इसका सिमली का स्ट्रक्चर क्या होता है कि पहले एज होगा, फिर एडजेक्टिव होगा, एज से स्टार्ट होगा, एडजेक्टिव होगा बीच में, उसके बाद आपका एज लग जाए या लाइक होगा, दोनों में से एक होगा, फिर नाउन होगा। देखिए एज ड्राई, एज आपका है, ठीक है, एडजेक्टिव होगा ड्राई, ठीक है, एडजेक्टिव है, फिर एज या लाइक में से एक होगा, ठीक है, एज है आपका अबोन, तो उतना ड्राई जितना कि बोन, ठीक है। वेरी ड्राई इंडीड यानी बहुत ज़्यादा शुष्क, यानी सूखा या ड्राई कह लीजिए, शुष्क कह लीजिए, तो इसका ऐसे यूज़ है, ठीक है। एज ड्राई एज बोन, ये आपका फ्रेज है। सिमली जिसे बोलते हैं एज, ऐसे स्टार्ट होते हैं। अब देखो बाइनोमियल, बाइनोमियल फ्रेज है। बाइनोमियल का मतलब दो वर्ड जो एंड से जुड़े हुए हों, ये आपका जो है बाइनोमियल, एंड से दो वर्ड अगर जुड़े हुए हैं तो बाइनोमियल बोलेंगे उसको। ये फ्रेज ऐसा है बाइनोमियल का, जैसे इडियोमेटिक यूज है आपका। रफ एंड रेडी, इसका मतलब है क्रूड एंड लैकिंग सोफिस्टिकेशन, यानी ना समझी, जिसको कोई सटीक नॉलेज ना हो, ज्ञान ना हो, ठीक है, अज्ञानता एक तरीके से कह लीजिए, समझ की कमी कह सकते हैं अपन। ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल मतलब जिसमें तीन आपके एंड लास्ट में एंड से एक वर्ड आपका जुड़ा होगा, तो स्टार्टिंग में पहले कॉमे से सेपरेट होगा और फिर उसके बाद लास्ट में सेकेंड, यानी लास्ट में एंड से जुड़ा हुआ होगा। जैसे देखिए कूल, उसके कॉमा यूज है, फिर काम, फिर कलेक्टेड, ये तीनों आपके एडजेक्टिव है। तीनों फ्रेज एक ही कैटेगरी के होंगे हालांकि यहाँ पर। अब ट्राइनोमियल, कूल, काम एंड कलेक्टेड, ये पूरा फ्रेज अलग अलग, इसका मीन मत निकालना, और ना तो ये सेपरेट होगा कहीं पर, और ना अलग अलग इसका अर्थ निकलेगा। इसका मीन क्या है, इसका मीन है रिलैक्स्ड, इन कंट्रोल, नॉट नर्वस। इसका मीन है रिलैक्स्ड, बिल्कुल काम, कोई अफरा तफरी नहीं माइंड में या मन में, बिल्कुल शांत, तो इसका ये मीन है। एज एडजेक्टिव यूज होगा क्योंकि इसका वर्ड एडजेक्टिव है स्टार्टिंग का, ठीक है, और ये सभी एडजेक्टिव है। नेक्स्ट देखिए, अब इन्होंने ईडीएम में इन्होंने बोला कि होल क्लॉज और एक सेंटेंस भी आपका हो सकता है जो इडियोमेटिक मीन निकाले। जैसे फर्स्ट किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, ये इस स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है जिसमें ये स्ट्रक्चर हो सकते हैं। अब कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अगर ये एज अ, इसमें ये वर्ब है आपकी, एज अ वर्ब यूज होगा, जैसा भी टेंस होगा उसके हिसाब से ये कट आपकी जो है चेंज हो जाएगी और सेंटेंस उसी वर्ब के हिसाब से बनेगा, बीच में कुछ नहीं लगेगा, ये एज अ सेंटेंस बोला जाएगा। तो इसका मीन है आपका टू टेल द मेन पॉइंट्स बट नॉट ऑल द फाइन डिटेल्स, ठीक है। इसका मीन ये है कि भाई सीधी सीधी बात पे आओ, सीधी बात करो, इधर उधर की बातें ना करो, यानी टू टेल द मेन पॉइंट, सीधे मेन पॉइंट बताओ, इधर उधर की जो बातें फाइन डिटेल है वो हमें नहीं चाहिए, ठीक है। कहते हैं सीधी बात पर आओ, तो इसका ये मीन है। तो एज अ वर्ब यूज होगा यहाँ पर, और ये उसके बाद ये ऑब्जेक्ट है आपका, अ लॉन्ग शॉर्ट स्टोरी, स्टोरी शॉर्ट, अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ठीक है। तो ये आपके ईडियम जो एक्सप्रेशन है आपके, ये ईडियम में आएंगे आपके, आपका ये स्ट्रक्चर में हो सकता है, प्रपोजिशनल फ्रेज भी हो सकता है जिसका आपका अलग ही मतलब निकलेगा, उन वर्ड के ग्रुप का कंपाउंड भी हो सकता है, सिमली भी हो सकता है, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल भी हो सकता है, कोई होल क्लोज या आपका सेंटेंस हो सकता है। अब आगे आ जाइए फिक्स एस्पेक्ट्स ऑफ ईडियम। अब कुछ फिक्स होती है आपकी, फिक्स का मतलब है कि उसके वर्डों में कोई चेंज नहीं होती है, लेकिन ग्रामेटिकली तरीके से थोड़ा चेंज हो सकता है। अब देखिए कैसे फिक्स,
एक्सपेक्ट्स ऑफ ईडियम्स क्या होंगे? मोस्ट ईडियम्स आर फिक्स्ड, कुछ ईडियम बिल्कुल फिक्स रहते हैं, बिल्कुल कोई चेंज नहीं होगा। इन देयर फॉर्म, उसके फॉर्म में कोई चेंज नहीं होगा। एंड कैन नॉट बी चेंज्ड एंड वेरिड, बिल्कुल डिफरेंट नहीं हो सकते, अलग अलग, कोई भी दूसरा वर्ड उसकी जगह नहीं आ सकता। ठीक है, बिल्कुल चेंज नहीं हो सकते, कोई दूसरा वर्ड भी नहीं हो सकता यूज उनकी जगह। समटाइम्स, कभी कभी क्या होता है, फिर भी द ग्रामर और द वोकेबलरी कैन बी वेरिड स्लाइडली, थोड़ी सी चेंज हो जाती है उसकी ग्रामेटिकली तरीके से, उसको अगर यूज़ करना तो वो थोड़ा चेंज हो जाएगा। थोड़ा वोकेबलरी भी उसकी जो है कैन भी थोड़ा सा उसमें चेंज हो सकती है। ठीक है, मीन निकालने के हिसाब से। वेयर दिस बुक और डिक्शनरी गिव्स इंफॉर्मेशन ऑन व्हाट कैन बी वेरिड, अब ये डिक्शनरी बताएगी कि उसमें क्या क्या परिवर्तन है आपका ग्रामेटिकली और आपका थोड़ा वोकेबलरी मीन में। ऑलवेज नोट इट इन योर वोकेबलरी नोटबुक, हमेशा अगर कोई ऐसा ईडियम आपको मिल जाए तो हमेशा उसे अपनी नोटबुक वोकेबलरी में ज़रूर नोट कीजिए। और वर्ड को या फ्रेज को या ईडियम को सबसे अच्छा याद करने का तरीका है, सबसे अच्छा अगर आप याद करना चाहते हो, वैसे वर्ड आपको याद नहीं होंगे, सेंटेंस लिखिए, उसको यूज़ कीजिए सेंटेंस में, और एक ऐसा सेंटेंस आपको समझ में आ जाए, उसको वैसे ही अपने तरीके से यूज़ कर कर उस सेंटेंस में लिख लीजिए, और साइड से वो वर्ड भी लिख लीजिए, तो हमेशा याद रहेगा वो। आपको उसका मीन भी नहीं देखना पड़ेगा, वो सेंटेंस एक बार आप देख लोगे तो उसका मीन याद हो जाएगा। तो सबसे बेस्ट तरीका है कि आप एक वर्ड को या फ्रेज को या ईडियम को सेंटेंस में यूज कर कर लिखिए। अब वेरिएशन देखिए क्या चेंजिंग आ सकती है, एग्जाम्पल के तौर पे इन्होंने फिर बताया उसको। ओकेजनली एन ईडियम इन एक्टिव वॉइस कैन बी यूज इन पैसिव, वैसे कभी कभी एक कोई ईडियम होता है, कभी कभी कोई ऐसा ईडियम होता है जो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों में वॉइस में यूज हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, इसमें दिया गया कि गवर्नमेंट मिनिस्टर्स, जो सरकारी जो मिनिस्टर है, गवर्नमेंट मिनिस्टर ऑलवेज पास द बक। अब पास द बक को वैसे देख लो तो ना तो बक के हिसाब से कोई निकलेगा मीन, ना पास के हिसाब से कोई निकलेगा भाई, कि भाई क्या पास किया गया है बक, तो इसका मीन कुछ और ही है। तो गवर्नमेंट जो मिनिस्टर है वो हमेशा क्या करते हैं, पास द बक करते हैं। इफ दे आर चैलेंज्ड अबाउट पॉवर्टी, अगर उनको पॉवर्टी के बारे में कुछ भी चैलेंज किया जाए कि भाई क्या समस्या है, क्या आपने निपटा, तो वो पास द बक करते रहते एक दूसरे पर। पास द बक का मतलब ये है कि भाई मैं क्या जानूं, इसकी जिम्मेदारी, ये इतने साल तक मिनिस्टर रहा, वो कहे ये क्या जाने, यानी पास द बक का मतलब है कि अब किसी भी सवाल का जवाब ना देकर अब उससे बचने के लिए कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी या किसी को ब्लेम करना, तो ये उसका मीन है। देखिए नीचे उसका मीन दिया है, देखिए इसमें मीन दिया है पास द बक का। पास द बक का मतलब ब्लेम समवन एल्स, किसी दूसरे को ब्लेम करना यानी उसे जिम्मेदार ठहराना, या रिफ्यूज टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, या अपनी जिम्मेदारी को एक्सेप्ट करने से मना कर देना, भाई भाई जबकि आप जिम्मेदार हैं लेकिन फिर भी उसको जो मना कर देना, तो पास द बक, किसी और पर थोप देना किसी समस्या से बचने के लिए, तो पास द बक है। अब ये एज अ वर्ब यूज होगा, ये नाउन है आपका, तो पास द बक। अब इसको अगर हम उसमें यूज करें पैसिव में, तो देखिए आप ऐसा नहीं यूज होगा कि जो है ये वर्ब यूज हुआ तो इसे थर्ड फॉर्म में रख दिया, नहीं, इसे वर्ब को लास्ट में इधर जाना पड़ेगा और फिर पैसिव में यूज होगा। देखिए द बक हैज बीन पास्ड फ्रॉम मिनिस्टर टू मिनिस्टर, यानी एक मिनिस्टर दूसरे पर थोपे, वो दूसरे को ब्लेम करे, वो दूसरे को ब्लेम करे, ऐसी जो है आरोप प्रत्यारोपित जो है होता रहा। लेकिन नो वन सीम्स, कोई मुझे ऐसा नहीं दिखा, कोई मिनिस्टर मुझे ऐसा नहीं दिखता टू प्रिपेयर्ड, नो वन सीम्स प्रिपेयर्ड टू एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कहने का मतलब ये है कि भाई आरोप प्रत्यारोपण होते चले आए और कोई भी मुझे जो है जिम्मेदारी को स्वीकार करने वाला नहीं दिखता, कोई नहीं दिखता ऐसा कि जो अपनी जिम्मेदारी मान ले, स्वीकार कर ले। तो ये ऐसे यूज होगा आपका, क्लियर है। तो कुछ ऐसे चेंजिंग हो जाएगी आपकी, लेकिन वर्ड चेंज नहीं हुए, उसका ग्रामेटिकली तरीके से हमें यूज करना है, तो उसी वर्डों में चेंज हो गया, बक पहले आ गया और फिर वो
अब पास बाद में आ गया, एज अ वर्ब यूज हो गया। ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव है, तो द बक हैज़ बीन पास्ड, तो बक आपका ये आगे नाउन आ गया, और जो वर्ब है आपकी जो पैसिव में यूज हो गई, पैसिव में हैज़, उसके बाद बीन और थर्ड फॉर्म का यूज होता है, यानी पास्ट पार्टिसिपल का यूज होगा। तो ये हो गया आपका। तो ये आपको थोड़ा स्ट्रक्चर स्टडी करना है, उसके बाद हाउ टू यूज, कैसे यूज होंगे आगे बिल्कुल डिटेल में, और है कैसे यूज होते हैं, अगर वर्ब है तो कहाँ यूज होगी, कैसे यूज होगी, ये तो इंट्रोडक्शन है अभी। ईडियम्स क्या होंगे, कैसे हो सकते हैं, कैसे यूज होंगे, तो अभी आप टेंशन ना लीजिए, अगर समझ में नहीं आ रहा धीमे धीमे फिर समझ में आएगा, लेकिन हार मत मानना। आगे देखिए, सम वर्ब बेस्ड ईडियम्स, कुछ वर्ब बेस्ड ईडियम्स होते हैं, वो ऑलवेज हैव नाउन कंपाउंड फॉर्म, और जो है उनकी नाउन कंपाउंड फॉर्म में चेंज हो जाती है। वो वर्ब बेस्ड जो ईडियम होते हैं वो ऑल्सो नाउन कंपाउंड फॉर्म भी होंगी उनकी। देखिए, देयर इज टू मच बक पासिंग। अब देखिए, इसको नाउन बनाने के लिए, ये तो वर्ब फ्रेज हो गया, ये पैसे में यूज हो गया, उस वही वर्ब फ्रेज। अब इसको अगर नाउन बनाना है तो क्या इन्होंने किया है कि बक पहले ले लिया या द हटा दिया, ठीक है, बक लेकर उसको जो है पासिंग जीरेंट फॉर्म में यूज कर दिया, यानी वो भी नाउन यूज कर दिया, पूरा नाउन बना दिया उन्होंने। बक हाइफन लगा के पासिंग लगा दिया, हालांकि वर्ड चेंज नहीं हुए हैं, बस उसकी फॉर्म चेंज हो गई। तो उन्होंने कहा भी है कि कुछ आपके जो है ग्रामेटिकली चेंज हो सकते हैं, वोकेबलरी भी चेंज हो सकती है थोड़ी सी। देयर इज टू मच बक पासिंग, बहुत ज़्यादा आरोप प्रत्यारोपण चल रहे हैं गवर्नमेंट में इन दिनों, यानी एक मिनिस्टर दूसरे पर ब्लेम करे, अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहा है, वो दूसरे को ब्लेम करे, तो ऐसा चल रहा है, बहुत ज़्यादा चल रहा है गवर्नमेंट में इन दिनों। तो इस सेंटेंस का ये मतलब है, नो वन एक्सेप्ट द ब्लेम फॉर एनीथिंग, कोई भी ब्लेम एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि भाई ये जिम्मेदारी पर किसकी है, कौन इसका जिम्मेदार है, किसी भी चीज़ का कोई भी स्वीकार नहीं कर रहा है अपनी गलती। तो इसका सेंटेंस का मीनिंग अब देखिए, वन और मोर वर्ड्स इन द ईडियम कैन बी वेरिड। अब कुछ ईडियम ऐसे होते हैं जिसमें एक वर्ड, दो या तीन या ऐसे वर्ड उनकी जगह यूज हो सकते हैं, जैसे डोंट गिव मी अ हार्ड, अ रफ एंड अ टफ टाइम। क्लियर है? तो वहाँ अ हार्ड की जगह हार्ड यूज कर दो, या तो अगर ये स्लैश में लगा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि ये पूरा यूज नहीं करना है आपको, उसमें से एक को यूज करना है, या तो हार्ड ले लीजिए या रफ ले लीजिए या टफ ले लीजिए, ठीक है। तो इसमें तीनों में से एक यूज करना है, पूरा यूज नहीं होगा आपका ये। तो उन्होंने ये बोल दिया, वन और मोर वर्ड्स इन द ईडियम कैन बी वेरिड। कुछ ईडियम ऐसे होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा वर्ड आपके जो अलग अलग मिल जाएंगे, वेराइटी का मतलब अलग अलग सेम अर्थ देने के लिए अलग अलग वर्ड मिल जाएंगे, कोई भी यूज़ कर दो। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं नहीं मिलते, उनका ग्रामेटिकली चेंज हो जाएगा, ठीक है, उसकी ग्रामेटिकली चेंज या मीनिंग चेंज करने के लिए उन्हीं वर्डों में हो जाएगा, लेकिन और कोई वर्ड बाहर से नहीं आएगा। इसमें देखिए, इसमें बाहर से आ गए, तो इन तीनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो। तो गिव मी अ हार्ड टाइम, या गिव मी अ रफ टाइम, या गिव मी अ टफ टाइम, ये सेंस होगा, एक ही यूज़ होगा। ये कॉमन है, आर्टिकल सभी में यूज़ हो क्योंकि वो टाइम के लिए लगा हुआ है। अ हार्ड टाइम, अ टफ टाइम, अ रफ टाइम, ठीक है। डोंट गिव मी अ हार्ड टाइम, तो इसका मीन क्या है, डोंट गिव मी हार्ड टाइम, यानी इसका मतलब है डोंट मेक थिंग्स डिफ़िकल्ट फॉर मी, यानी मेरे लिए अड़चन पैदा ना करें, मेरे लिए दिक्कत ना पैदा करें, या दिक्कत ना क्रिएट करें, ठीक है, प्रॉब्लम क्रिएट ना करें, डिफ़िकल्टी क्रिएट ना करें, इसका ये मतलब है। तो इसका होगा क्या, डोंट गिव मी हार्ड टाइम, डोंट गिव मी अ रफ टाइम, डोंट गिव मी टफ टाइम, ठीक है। तो ये कुछ ईडियम्स हैं आपके, कुछ ऐसे भी चेंज हो सकते हैं, आपको ईडियम ऐसे ही मिल जाएंगे। तो ये तो हो गया आपका ईडियम्स क्या होते हैं, इंट्रोडक्शन इनका। अब इसका एक्सरसाइज आ गया। एक्सरसाइज में हम देखेंगे तो हाउ मच कैन यू गेस अबाउट द मीनिंग ऑफ दीज ईडियम जस्ट बाय लुकिंग एट द कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट देखकर आप पता कीजिए कि भाई क्या मतलब हो सकता है, एंड टिक द बॉक्सेस अकॉर्डिंग टू व्हाट यू कैन अंडरस्टैंड। और टिक करो, भाई नहीं पता है तो हमें नहीं पता भी क्या हो सकता है, पता है कि ये हो सकता है तो यस पे लगा दो,
वो पता है यहाँ तो ये होगा ही नहीं, तो नो लगा दो, यानी गैस करो भाई क्या हो सकता है यहाँ पे अबाउट द वर्ड्स इन द बोर्ड। ठीक है, क्लियर है। तो देखिए इनका क्या यूज़ होगा, कैसे यूज़ होगा, कैसे पता करेंगे किसमें क्या होगा। तो यहाँ अब देखिए पता करते हैं अपन। इसमें है आई डिसाइडेड, मैंने फैसला किया कि आई वॉज गोइंग टू गेट अ प्लेस एट यूनिवर्सिटी, कि मैं कैसे भी करके यूनिवर्सिटी में एडमिट या एडमिशन ले लूँगा या जगह हासिल मुझे हो जाएगी या मैं कर लूँगा बाय हुक और बाय क्रोक, कैसे भी करके, क्योंकि मैंने डिसाइड कर लिया था कैसे भी करके मैं यूनिवर्सिटी में कोई जगह बना ही लूँगा। आई हैड ऑलवेज बीन माई ड्रीम, सॉरी आई it it had always been my dream to study for a degree in history, क्योंकि मेरा हमेशा ऐसा सपना रहा था कि मैं हिस्ट्री में डिग्री करूं। तो कैसे भी कर कर मैं जो है यूनिवर्सिटी में मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं जगह बनाऊंगा। अब इसका क्या मतलब हो सकता है बाय हुक एंड क्रुक का, या बोल्ड जो लेटर्स हैं उनका यहाँ क्या मीन हो सकता है। देखिए, मीन्स यूजिंग इलीगल मेथड्स इफ नेसेसरी, यानी मैं जगह बनाऊंगा चाहे मुझे कोई भी इलीगल काम करना पड़े अगर ज़रूरत पड़े तो, बाय हुक बाय क्रोक, कैसे भी करके। तो क्या हो सकता है ये बिल्कुल नहीं होगा। और या आप कहो कि भाई मैं श्योर नहीं हूँ, मुझे नहीं पता क्या हो सकता है इसका। इलीगल क्या हो सकता है यूनिवर्सिटी में, अगर नहीं आता तो लगा देना, हो सकता है तो बाय हुक एंड क्रोक, कैसे भी कर कर मुझे ये काम करना है। ठीक है, और मीन्स नथिंग विल स्टॉप मी, कोई मुझे नहीं रोक सकता। कैसा हो सकता है भाई, ठीक है होगा तो हाँ कर देना, नहीं होगा तो ना कर देना, पता नहीं है तो इस पे टिक लगा देना। या इसका ये मीन होगा कि आई वॉज वेरी डिटरमाइंड, मैं बड़ा दृढ़ हूँ, पक्का करके ही रहूँगा। ठीक है, लगा दीजिए आप भाई, ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है। इलीगल भाई हो सकता है वहाँ काम चले कि नहीं चले हमें नहीं पता, कि भाई इलीगली भी काम चलता है यूनिवर्सिटी में, तो भाई ठीक है, अगर और कोई यूनिवर्सिटी की जगह और कोई होता तो इलीगल काम हो जाता। हो सकता है कुछ यूनिवर्सिटी में चल जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता मोस्टली अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में। चलिए आगे देखिए। द गवर्नमेंट एंड द यूनियंस आर एट लॉगर हेड्स। तो गवर्नमेंट और यूनियंस हैं वो लॉगर हेड्स हैं, और दे में बी अ जर्नल स्ट्राइक, वो जो है एक जर्नल स्ट्राइक पर आ सकते हैं, यानी हड़ताल पर आ सकते हैं। तो इसका क्या मतलब है, यानी गवर्नमेंट और यूनियन जो दोनों हैं वो किस पर है, लॉगर हेड्स पर है। तो उसका मतलब है कि कोई हड़ताल हो सकती है, जर्नल स्ट्राइक हो सकती है। तो अगर हड़ताल होगी तो इसका क्या मतलब है कि इन दोनों में रिलेशन अच्छे होंगे, या एक दूसरे से घृणा करते होंगे, या एक दूसरे से कम्प्लीटली डिसएग्री होंगे। तो ये ठीक है भाई, अच्छे रिलेशन नहीं होगा, अरे अच्छे रिलेशन होती तो स्ट्राइक क्यों होती भाई। ठीक है, और घृणा तो होगी नहीं, तो ये तो भाई नो होगा, और ये भी नो ही होगा। हो सकता है कि आप अगर घृणा करते हो तो आप ये लगा सकते हो कि भाई पता नहीं घृणा करते होंगे कि नहीं, तो यहाँ टिक भी कर सकते हो। अब ये तो पक्का है भाई, मीन्स डिसएग्री वेरी स्ट्रांगली, बहुत ही एक दूसरे से डिसएग्री होंगे तभी स्ट्राइक हो रही है। तो यही सेंस है आपका, तो यहाँ आप एस में लगा दीजिए। ठीक है, तो ये कॉन्टेक्स्ट से आपको पता पड़ा कि भाई क्या सेंस हो सकता है इसका, तो कॉन्टेक्स्ट से ही आपको पता करना है। नेक्स्ट आप देखिए, दूसरा है आपका, वी हैड टू पे थ्रू द नोज टू गेट आवर वीज़ा इन 5 days इंस्टेड ऑफ द यूजुअल 30 days। हमें जो है ये करना पड़ेगा, इसमें वी हैड टू पे थ्रू द नोज, हमें जो है ये पे थ्रू द नोज, इसका क्या मतलब हो सकता है, हमें पे थ्रू द नोज करना पड़ेगा अगर हमें वीज़ा जो है 5 दिन में लेना है तो। 30 यूजुअल वैसे 30 दिन में आता है वीज़ा, अगर उसकी जगह अगर हमें 5 दिन में चाहिए तो हमें ये करना पड़ेगा, वी हैड टू पे थ्रू द नोज। तो क्या मतलब हो सकता है इसका, मीन सफ़र इन सम वे, कहीं ना कहीं हमें जो है कोई दिक्कत होगी,
भाई पता नहीं, हो सकती है, ये लगा दीजिए। मीन्स पे अ स्मॉल सम ऑफ मनी, हो सकता है कि हमें कुछ छोटा अमाउंट पे करना पड़ेगा। अगर 30 दिन की जगह हमें कम दिन में लेना तो छोटा अमाउंट तो होगा नहीं पे, ये तो क्लियर है। ठीक है, मीन्स पे अ लार्ज सम ऑफ मनी, थोड़ा हमें ज़्यादा पैसा देना होगा तो ये हो सकता है। क्योंकि अगर कोई चीज़ 30 दिन में यूजुअल दिन में आ रही हो, पहले जल्दी मंगाना। अब जैसे कोई टिकट है आपको, आपका कंफर्म नहीं हो रहा, जल्दी आपको अर्जेंट में चाहिए तो ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, तो ऐसे ही हाँ ये हो सकता है आपका। ठीक है, तो पे थ्रू द नोज़ का मतलब है कि आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा अगर हमें यूजुअल 30 डेज की जगह अगर 5 दिन में वीज़ा चाहिए। क्लियर हो गया? आगे देखिए, अब यहाँ इस यूनिट में अपन क्या करेंगे, अब क्लासीफाई द इडियम्स इन द सेंटेंसेस बिलो अकॉर्डिंग टू देयर ग्रामेटिकल टाइप। अब ये स्ट्रक्चर दिए गए हैं। सिमिली क्या होती है मैंने बता दिया था। बाइनोमियल और ट्राइनोमियल क्या होगा, द होल क्लॉज सेंटेंस आपका पता करना है किसमें क्या जाएगा। प्रपोजिशनल फ्रेज पता करना है कौन सा फ्रेज इसमें हो सकता है। कंपाउंड आपका पता करना है, कंपाउंड कौन सेंटेंस में कंपाउंड है, तो वो आप लेटर लिख देना। देखिए, शुड वी फ्लाई और गो बाय ट्रेन, ये सजेशन ले रहा है, क्या हम एरोप्लेन से चलें या ट्रेन से चलें। और व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स, तो ये आपका ये प्रोज एंड कॉन्स एंड से जुड़ा हुआ है, तो क्या होगा पता करो भाई। एंड से दो वर्ड आपके जुड़े हुए हैं, तो यहाँ क्या हो सकता है, एंड से दो अगर वर्ड जुड़े हुए हैं तो क्या होगा यहाँ पर, तो ये आपका बाइनोमियल होगा, क्योंकि एंड से दो वर्ड अगर आपके जुड़े हैं तो बाइनोमियल होगा। क्लियर है, बाइनोमियल होगा ये, तो ई आएगा, बाइनोमियल ई है आपका, तो यह ई फिल हो जाएगा। ठीक है, अब द प्रोज एंड द कॉन्स का मतलब क्या है। प्रोज एंड कॉन्स का मतलब यहाँ पर है कि भाई किस में फ़ायदा होगा, एरोप्लेन से जाने से ट्रेन से जाने में, यानी फ़ायदेमंद क्या होगा। तो कहने का मतलब है कि व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स, क्या फ़ायदेमंद है, एडवांटेज आपका किस में है आपका। ठीक है, क्लियर है। आगे देखिए, आगे आपका एक सेंटेंस है, ये सेंटेंस है आपका, आई एम हैविंग सेकेंड थॉट्स अबाउट गोइंग ऑन हॉलीडे विद जैन। तो आई एम हैविंग सेकेंड थॉट्स अबाउट गोइंग ऑन हॉलीडे विद जैन। सेकेंड थॉट्स का मतलब ये है कि भाई पहले मैंने डिसाइड कर लिया था कि उसके बाद जाऊंगा, उसके साथ जाऊंगा जैन के साथ। तो पहले तो हाँ, पहले ये देख लीजिए कि इसमें ईडियम है वो किस आपकी कैटेगरी में आता है। तो इसमें हैविंग सेकेंड, हैव सेकेंड थॉट्स अबाउट गोइंग, यानी यहाँ अबाउट तक हैविंग से सेकेंड थॉट। ठीक है, हैविंग सेकेंड थॉट अबाउट, यहाँ तक है अबाउट तक। तो ये आपकी किस कैटेगरी में आ रहा है, किस कैटेगरी में आएगा ये। तो ये देखिए कैसे कैसे पता करेंगे, तो हैव से है आपका तो वर्ब हो जाएगी इधर। सेकंड थॉट आपका जो है ये वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, तो सेकंड थॉट आपको हो जाएगा, फिर प्रपोजिशन आएगा, ये एडवर्ब हो गया आपकी। तो ये इसमें ए में जाएगा, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, ए आ जाएगा। तो ये इस स्ट्रक्चर से बिलोंग करता है, ए इसमें हो गया आपका। ई ये फर्स्ट में हो गया। इसका मीन क्या है, इसका मीन है कि पहले तो ठीक है मैंने डिसाइड कर लिया था कि जिन के साथ जाऊंगा, लेकिन अब मेरा मन बदल गया है। यानी आई एम हैविंग सेकंड थॉट्स अबाउट गोइंग ऑन हॉलीडे विद जैन, पहले तो मैंने सोच लिया था कि भाई डिसाइड कर लिया था जैन के साथ जाऊंगा, लेकिन थोड़ा अब श्योर नहीं हूँ उसके साथ जाऊंगा, क्योंकि सी कैन बी अ बिट डिफ़िकल्ट, उसके साथ जाने में थोड़ा दिक्कत हो सकती है। सी कैन बी अ बिट डिफ़िकल्ट का मतलब ये है कि वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकती है, यानी मेरी उससे बनती नहीं है, वो थोड़ा दिक्कत दे सकती है। तो ये अब सेकंड थॉट्स आ रहा है, सेकंड थॉट्स का मतलब इरादा बदल रहा है मेरा। नेक्स्ट आप देखिए, व्हेन आई हैड फिनिश्ड ऑल माय एग्जाम्स, जब मेरे एग्ज़ाम फिनिश हो गए थे, आई फेल्ट एज फ्री एज अ बर्ड, तो जब मेरे एग्ज़ाम बिल्कुल ख़त्म हो गए थे तो मैं ऐसा फील कर रहा था जैसे कि बिल्कुल आज़ाद पक्षी हो गया हूँ मैं। तो ये आपकी क्या है यहाँ पर, या तो ईडियम है ही नहीं, ये सिंपल सेंटेंस है,
यहाँ आपका ये क्या है, ये इडियम है आपका, कोई फ्रेज है। तो एज है आपका, एज दिख रहा है, एज दिख रहा है, ये बीच में आपकी एडजेक्टिव दिख रही है, बाद में आपका नाउन है, तो ये सिमिली होगी आपकी, ये सिमिली है, सिमिली। ठीक है, इसका क्या मतलब है, कंप्लीटली फ्री, वेरी फ्री, बिल्कुल आज़ाद, कोई रोक टोक नहीं, जैसे पक्षी को कोई रोक टोक नहीं होगी, जब मन चाहे उड़ गया, कोई रोक टोक नहीं है उसको। तो अगर ज़्यादा कोई व्यक्ति फ्री हो तो आप यूज़ करना, जैसे ही इज़ एज फ्री एज अ बर्ड, वह इतना फ्री है जैसे कि कोई पक्षी हो, यानी बिल्कुल फ्री है, वो कुछ भी करे, कोई रोक टोक नहीं है उसकी, जो भी चाहे वो कर ले। तो ये आपका सिमिली हो गया। तो सिमिली किधर है, ये हो गया फोर्थ, थर्ड कंप्लीट हो गया। फोर्थ देखिए, आई डोंट नो मच अबाउट डिज़ाइन, मैं डिज़ाइन के बारे में भाई कुछ जानता नहीं हूँ। सो आई गैव द डेकोरेटर अ फ्री हैंड इन माई न्यू फ्लैट, इसीलिए मैंने डेकोरेटर को फ्री हैंड दे दिया अपने न्यू फ्लैट में, क्योंकि मैं जानता नहीं हूँ और मैंने उसको फ्री हैंड दे दिया। तो इसमें ये किस कैटेगरी का बिलोंग करेगा आपका, फोर्थ वाला। ये फोर्थ वाला आप देखिए किस में है, हाँ यहाँ तो कोई नहीं है, तो ये आपका अ फ्री हैंड, गिव अ फ्री हैंड, तो ये किस में जाएगा आपका, ये आपका पूरा गिव द डेकोर अ फ्री हैंड, तो गिव समबडी अ फ्री हैंड, ये इडियम है आपका। तो गिव समबडी अ फ्री हैंड का क्या मतलब है, गिव, ठीक है, गिव समबडी अ फ्री हैंड, तो इसका मीन आपका यहाँ पर ये निकल रहा है कि किसी व्यक्ति को बिल्कुल अलाउ कर देना, जो जो चाहो वो करो, क्योंकि मैं नहीं जानता डिज़ाइन के बारे में, तो अब न्यू फ्लैट के बारे में मैंने अपने डेकोरेटर से कह दिया कि तुम्हें जैसा अच्छा लगे वैसा डेकोरेट करो, क्योंकि डिज़ाइन फिजाइन के बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं है। तो इसका यह मतलब हो सकता है कि जो है अलाउ समबडी टू, जो भी है, टू टेक वेयर एवर एक्शन आई वॉन्ट टू, ठीक है, या ही वॉन्ट टू, कि कोई भी चीज़ जो वो चाहे वो कर सकता है। तो गिव हिम अ फ्री हैंड का मतलब है करने दो, जो उसे कर लेना जैसा समझ में आए, क्योंकि मैं डिज़ाइन के बारे में नहीं जानता, इसीलिए मैंने डेकोरेट को फ्री हैंड दे दिया मैंने फ्लैट में, यानी उसको पूरा अलाउ कर दिया कि जैसा चाहे वैसा कर ले। फिफ्थ वाला देखिए, तो ये हाँ, इससे बिलोंग किससे हो रहा है, ये इससे बिलोंग हो रहा है आपका, ये पूरा होल क्लॉज है आपका, होल क्लॉज, ठीक है, क्योंकि गिव समबडी अ फ्री हैंड, ये पूरा आपका सेंटेंस या क्लॉज है आपका। आगे देखिए फिफ्थ वाला, सी कम्स फ्रॉम अ रादर वेल टू डू फैमिली। अब देखो, वेल टू डू फैमिली, शी इज ऑलवेज हैड अ कंफर्टेबल लाइफ, वह ऐसे परिवार से है, थोड़ा ऐसे परिवार से है, इसीलिए उसकी लाइफ जो कैसी रही है, बहुत ही कंफर्टेबल। तो कंफर्टेबल का मतलब सुविधाजनक, सब व्यवस्थाएं, तो ऐसे परिवार से है वो, तो कैसा परिवार होगा फिर वो, अगर सुविधाएं उसको मिली है तो अच्छी फैमिली, यानी पैसे वाली फैमिली होगी। तो वेल टू डू का मतलब है रिच फैमिली, ठीक है, वेल्दी फैमिली, पैसे वाली फैमिली है। तो यहाँ वेल टू डू का मतलब वेल्दी, रिच फैमिली से। तो ये हो का क्या है, ये वेल टू डू, ये किस में जाएगा आपका, किस फ्रेज में जाएगा, फिफ्थ वाला, ये फिफ्थ वाला, ये आपका वेल टू डू किस में जाएगा, देखिए आप, रादर वेल टू डू, फिफ्थ वाला जाएगा आपका ये कंपाउंड सी में, वेल टू डू कंपाउंड है आपका, ये हाइफन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, वेल टू डू, ये डिक्शनरी आपको क्लियर करेगी। नेक्स्ट आपका सिक्स देखिए, माई ओल्ड स्कूल फ्रेंड हैरियट अराइव्ड आउट ऑफ द ब्लू, मेरा जो पुराना जो मित्र था हैरियट, वो बिल्कुल पहुंचा, कैसे, आउट ऑफ ब्लू की तरह। आउट ऑफ ब्लू का मतलब है यहाँ पर अनएक्सपेक्टेडली, बिल्कुल कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेडली, मेरा पुराना कोई मित्र ऐसे पता नहीं बिना बता के आ गया, सरप्राइज दिया मुझे, अनएक्सपेक्टेडली हो गया, मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो आ सकता है, इतना पुराना, भूल गया, ठीक है, वो समय हो सकता है कि भूल गया, मैं उसे भूल गया, वो एकदम मेरे सामने आया, तो अनएक्सपेक्टेडली आ गया, मैं सोच भी नहीं सकता वो यहाँ हो सकता है। तो आउट ऑफ ब्लू का मतलब ये है, ये एडवर्ब यूज है, क्योंकि ये प्रपोजिशन से
यूज है। तो अराइव्ड आउट ऑफ ब्लू, अनएक्सपेक्टेडली, ठीक है, इसका ये यूज है इस फ्रेज का। तो ये 6 वाला किस में जाएगा आपका, यही बचा है, प्रपोजिशनल फ्रेज है, क्योंकि प्रपोजिशन से स्टार्ट है, एडवर्बियल तरीके से यूज हो रहा है, ठीक है, ये इसमें यूज हो गया। तो क्लियर है आपका, दोबारा फिर देख लेना। नेक्स्ट, अब करेक्ट द मिस्टेक्स से थोड़ा इरेज कर लो। इसमें आपका क्या, करेक्ट द मिस्टेक इन द ईडियम्स इन दीज सेंटेंसेस, करेक्ट मिस्टेक करना ईडियम सेंटेंसेस, यानी सेंटेंस में जो ईडियम है वो थोड़ा सही करना है आपको। यूज द क्लूज इन ब्रैकेट, ब्रैकेट में कुछ क्लूज दिए गए हैं, जैसे ये है, इसमें ग्रामर कोई मिस्टेक है वॉइस की, ठीक है, इसमें वोकैबुलरी मीनिंग की कोई मिस्टेक है भाई, बाइनोमियल की मिस्टेक है भाई, इधर उधर कुछ चेंजिंग हो सकती है, ठीक है, इसमें कोई ग्रामर स्मॉल वर्ड का कोई भी थोड़ा सा चेंज होगा ग्रामेटिकली। तो ऐसे कुछ क्लूज की तरीके से हमें इसमें ईडियम करेक्ट करना है। अब देखिए इधर क्या है, माई फादर्स फुट, मेरे पिताजी का फुट वॉज पुट डाउन, मेरे पिताजी का फुट जो है पुट डाउन कर दिया, नहीं रख दिया। व्हेन आई सेड, जब मैंने कहा, तो किसी का फुट रखा नहीं जाता, वो खुद ही रखता है, तो ये यहाँ थोड़ा सा गलत है यहाँ पर, क्योंकि किसी का फुट नहीं रखा जाता। अगर ईडियम है तो इसमें होगा माई फादर पुट डाउन, पुट डाउन द फुट हो जाएगा, या माई फादर पुट हिज फुट डाउन, ये हो जाएगा। यहाँ पर फुट आपका हिज को लेकर यहाँ लग जाएगा, मेरे पिताजी ने अपना पैर जो है नीचे रख दिया, इसका ये मतलब है कि जब मैंने कहा कि मुझे एक कार चाहिए अपने 17th बर्थडे पर, ठीक है, तो उन्होंने अपना पैर नीचे रखा, तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने स्ट्रांगली मना कर दिया अपनी, एक वो जैसे कि पिता होता है तो वो स्ट्रांगली अपनी एक तरीके से मना कर देगा, भाई नहीं ऐसा नहीं है अपनी, क्योंकि उसकी वो वहाँ पर हैसियत है, वो मना कर देगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो अगर आप ये कहो कि किसी ने अपना फुट डाउन कर दिया, तो मतलब अपनी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने शो किया कि भाई नहीं, उन्होंने कहा कि आई वॉज टू यंग, क्योंकि मैं अभी बहुत छोटा हूँ कार के हिसाब से, भाई कार अभी नहीं लोगे आप, 17th बर्थडे पर मुझे कार चाहिए, तो मेरे पिताजी ने स्ट्रांगली अपोज हो गए, यानी मना कर दिया उन्होंने। तो इसका ये यहाँ सेंस है ये, ठीक है। तो थोड़ा ग्रामेटिकली आपको यहाँ चेंज करना पड़ेगा, ये यहाँ ऐसे पैसे में यूज़ नहीं होगा, ये एक्टिव में यूज़ होगा आपका। माई फादर पुट हिज फीट डाउन, हिज फुट डाउन, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए सेकंड वाला, सेकंड में इन्होंने क्या बोला, हर वर्ड्स पुट द कैट अमोंग द बर्ड्स, सैम इज फ्यूरियस, ठीक है, उसके वर्ड्स ने, ठीक है, बिल्ली को पक्षियों के बीच में रख दिया, और जिससे सैम जो है फ्यूरियस है, ठीक है, सैम फ्यूरियस है क्योंकि उसके वर्ड ने बिल्ली को जो है पक्षियों के बीच में रख दिया। तो यहाँ पर आपका वोकैबुलरी रॉन्ग है, यहाँ पर है आपका जो है बर्ड्स की जगह पिजियन है, पिजियन का पिजियन होगा यहाँ पर, क्योंकि ये फ्रेज है आपका कि पुट कैट अमोंग द पिजन्स, तो पिजन्स होगा यहाँ पर कबूतर, बर्ड्स नहीं होगा, तो यहाँ पर आपका पिजन होगा, पिजन्स, ठीक है। ये आपको डिक्शनरी बताएगी, डिक्शनरी बता देगी, क्लियर कर देगी वो आपका ईडियम क्या है आपका। तो पुट द कैट अमंग द पिजन्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है आपका जैसे कोई चीज़ है, आपको जो है कबूतर को उसके बीच में रख देना, तो इसका मीन होगा आपका जैसे एक ऐसी प्रॉब्लम या ऐसी सिचुएशन पैदा करना, कोई बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन किसी के लिए पैदा करना, तो इसीलिए वो जो है फ्यूरियस है थोड़ा, ठीक है, नाराज़ है या गुस्सा है, थोड़ा टेंशन में। थर्ड वाला देखिए, आई विल बी प्लीज टू हियर, ठीक है, तो क्या क्लियर हो गया, ये आपका जो है पिजन्स होगा, क्योंकि ये
पुट द कैट अमंग द पिजन्स, ठीक है, तो ये बर्ड्स नहीं होगा यहाँ पर, वोकैबुलरी में कोई चेंज नहीं। यू विल बी प्लीज टू हियर वी अराइव्ड साउंड एंड सेफ इन पेरू। आपको ये सुनने में बड़ी खुशी होगी कि मैं जो है बिल्कुल सेफ तरीके से पहुंच गया। तो यह बाइनोमियल की मिस्टेक है। अब बाइनोमियल की मिस्टेक है तो ये सेफ एंड साउंड, सेफ इधर जाएगा और साउंड इधर आएगा, ठीक है, तो ये साउंड पहले इधर नहीं आ सकता, लास्ट में पहले सेफ एंड साउंड आएगा। इसका मतलब है बिल्कुल सेफ तरीके से, थोड़ा फोकस डालते हुए सेफली मैं बिल्कुल सुरक्षित तरीके से पहुंच गया। तो इसका मतलब है कंप्लीटली सेफ, बिल्कुल कोई बिना किसी दिक्कत के आराम से। इसको थोड़ा फोकस डालने के लिए सेफ पर थोड़ा सा स्ट्रेस डालने के लिए फ्रेज आपको यूज किया गया है। वी अराइव्ड सेफ एंड साउंड, सेफ वी अराइव्ड सेफ सही है आपका, लेकिन उसको थोड़ा सा इफेक्ट डालने के लिए या थोड़ा इम्फेसिस डालने के लिए साउंड एंड लगाकर और यूज कर दिया, तो उस पर थोड़ा सा इम्फेसिस डल गया। ये आपको डिक्शनरी बताएगी सर इसका कैसे यूज होगा आपका, ठीक है, क्या मतलब है। नेक्स्ट है आपका लास्ट, he was lying in his teeth when he said he had got a first class grade in his exam. The truth is he failed. तो वो जो बिल्कुल झूठ बोल रहा था, he was lying in his teeth, इसका मतलब है वो बिल्कुल झूठ बोल रहा था, कंप्लीटली झूठ बोल रहा था वो, ठीक है। तो इसका होगा क्या, इसमें चेंजिंग क्या होगी, कैसे होगा, तो ये he was lying in his teeth नहीं होगा यहाँ पर, ये इसमें इन्होंने बोला है कि क्या गलती है, ग्रामर की गलती है, तो इन नहीं यूज होगा यहाँ पर, ठीक है। लाइन थ्रो हिज टीथ होगा, तो ये फ्रेज आपका ईडियम क्या होगा यहाँ पर, लाई थ्रो समबडीज टीथ, ठीक है, तो यहाँ पर लाई थ्रो होगा, इनके जगह थ्रू यूज होगा, थ्रू THROUGS, थ्रू यूज होगा। क्लियर है यहाँ पर, तो ग्रामेटिकली कोई मिस्टेक है, छोटा सा वर्ड है, स्मॉल इन्होंने हिंट दिए, छोटा सा वर्ड है तो इन छोटा वर्ड है, उसकी जगह आपका थ्रू यूज होगा। तो इसका मीन क्या है, इसका मीन है कि वो बिल्कुल झूठ बोल रहा था, ठीक है। अब मैं कहूँ ही वॉज लाइंग थ्रू हिज टीथ, यानी यू अगर हमें लगा दो, यू आर लाइंग थ्रू योर टीथ, तो योर लगा दो, ही है तो क्या लगा दिया उन्होंने, हिज। अगर मैं या यू यूज करूँ कि आप बिल्कुल झूठ बोल रहे हो, कंप्लीटली झूठ बोल रहे हो, तो यू आर हो जाएगा, यू आर लाइंग थ्रू योर टीथ, कि आप बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। जब उसने कहा कि वो फर्स्ट ग्रेड आई है उसकी एग्ज़ाम में, लेकिन हकीकत ये थी कि वो फेल हो गया था, ठीक है, तो इसका ये मतलब है। तो ये ईडियम है आपके। अब डिक्शनरी में कैसे मिलेंगे, कैसे आपको जो यूज़ होंगे ईडियम, तो वो आपका जो है नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कैसे यूज़ होंगे और कैसे डिक्शनरी देखेंगे, ठीक है, कैसे पता करेंगे ईडियम डिक्शनरी में, कहाँ कैसे मिलेंगे, सेंटेंस कहाँ कैसे होगा, कैसे ग्रामेटिकली पता करेंगे। तो ये आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल रही हो तो शेयर कीजिए चैनल को, और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और सजेस्ट कीजिए। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, थोड़ी सी नॉलेज आपकी इंक्रीज़ हो रही है, तो इसको शेयर कीजिए, सजेस्ट कीजिए अपने जो है फ्रेंड्स के लिए या अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए, तो नॉलेज आपको थोड़ा सा मिल जाए। मैंने प्रयास किया है छोटा सा, थोड़ा सा जितना मैं जानता हूँ, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।